नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे आरपीएससी एसीएफ एग्ज़ाम 2011 की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस फॉर द पार्टिकल। जो हमारा अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस है उसमें जो चीज़ कांस्टेंट रहती है वो हमारा एम्पलीट्यूड होता है। मींस ये ऑसिलेशंस कभी भी ऐसे नहीं होता है, इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है इसके लिए। और बाकी सब चीज़ें चेंज होती हैं क्योंकि एक्सेलरेशन होती है वो मीन पोजीशन पे डिपेंड करती है, तो वो भी चेंज होगी। और वेलोसिटी भी चेंज होती है क्योंकि जो मीन पोजीशन है वहाँ पे वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम रहेगी, और जो एक्सट्रीम मीन्स मैक्सिमम रहती है, और जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ पे वेलोसिटी आपकी ज़ीरो रहती है। तो ये भी चेंज होती है, और आपका फेज़ है वो भी चेंज होता है। तो इस केस में आपका एम्पलीट्यूड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। हमें देखना है कि नीचे दिए हुए 4 ऑप्शंस में से क्या ट्रू है। सो फर्स्ट देखते हैं, सुपर कंडक्टर्स आर नॉट परफेक्टली डायमैग्नेटिक। नहीं, जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो परफेक्टली डायमैग्नेटिक होते हैं, इनकी ससेप्टिबिलिटी -1 होती है। और थर्ड ऑप्शन है, द डायमैग्नेटिज्म रिजल्ट्स फ्रॉम परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल्स। नहीं, जो डायमैग्नेटिज्म होते हैं उसमें मैग्नेटिक डायपोल्स नहीं होते। डायमैग्नेटिक्स पैरामैग्नेटिज्म रिजल्ट फ्रॉम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल्स। नहीं, जो पैरामैग्नेटिज्म मटेरियल होते हैं उनमें परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल्स पाए जाते हैं कुछ हद तक। तो ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बोलता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। हाँ, क्योंकि जो हमारी क्वांटम फील्ड थ्योरी है, जो हम जिसमें हम ज़ीमान इफ़ेक्ट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमारी लार्मर फ्रीक्वेंसी और भी जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट जो हमारा हम रिज़ल्ट निकालते हैं, तो वो हमारे जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं इसी का रिज़ल्ट है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रबर बेस्ड मटेरियल्स आर एग्जांपल ऑफ। जो हमारे रबर बेस्ड मटेरियल होते हैं वो डाइलेक्ट्रिक्स का एग्जांपल होते हैं, क्योंकि जैसे हम किसी रबड़ को सिल्क पे या फिर किसी पे रब करते हैं तो उस पर भी एक चार्ज इंड्यूस हो जाता है। वैसे ही हमारे डाइलेक्ट्रिक भी के पास भी अगर हम कोई चार्ज रखते हैं तो उसके पास ऑटोमेटिकली उसमें अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है। सो ये, और इनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है रबड़ की इन कंपैरिजन टू ऑल दीज 3 कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन हाई वोल्टेज एप्लीकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज। जो हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर हमारे जो मटेरियल यूज़ होता है वो होता है पोर्सिलेन। ये जो मटेरियल होता है ये सिरेमिक मटेरियल होता है। ये आपका एल्यूमिना, क्वार्ट्ज और फील्ड स्पार से मिलके बनाया जाता है, और ये आपके ट्रांसफॉर्मर्स और इलेक्ट्रिक पोल्स उनमें आपको देखने को मिलता है। ये देखिए, ये जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे ये मटेरियल यूज़ होता है ताकि जो करंट का जो फ्लो है, जो जिसकी वजह से हाई मतलब कि करंट फ्लो करता, हाई वोल्टेज होता है सॉरी इसमें, तो उसकी वजह से जो शॉर्ट सर्किट्स हैं वो ना हो यहाँ पे जॉइंट्स के आसपास। तो ये इसको ऐसा रखा जाता है, करंट का फ्लो बाहर ना हो। तो ये आपको ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज़ 1.520 फॉर रेड लाइट एंड 1.525 फॉर ब्लू लाइट इफ़ D1 एंड D2 आर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर रेड एंड ब्लू रेस्पेक्टिवली। तो हमें देखना है इनमें से क्या चीज़ बड़ा होता है। तो हमारा जो D1 है मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये फॉर्मूला होता है जहाँ पे ए हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं उसे। तो जो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इन दोनों में देख रहे हैं हम केस में ब्लू लाइट के लिए ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो D2 है हमारा ब्लू लाइट का जो मिनिमम डेविएशन एंगल है वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू D1। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a heater coil is cut into 2 equal parts and only one part is used now in the heater. The heat generated now will be। हमारी जो हीटर कॉयल है उसमें एक पार्ट को हम कट करते हैं, तो जो हीट होती है हमारी वो लेंथ के
जो रेजिस्टेंस होता है उसकी प्रोपोर्शनल होती है, मीन्स क्या होती है I²R T। तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। तो अगर हम हीट को जो कॉइल है उसको कट कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाता है। इसमें आप जैसे ये देख सकते हैं, ये हमारी जो हीट जनरेटेड होती है वो होती है V²/R × T, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको। तो अल्टीमेटली अगर हम वोल्टेज की टर्म्स में देखें तो जो हमारा हीट है वो रेजिस्टेंस के हीट जनरेटेड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब हम जब ओरिजिनली जो हम हीट का कंपैरिजन करते हैं तो पाते हैं कि जो हीट का जो रेशियो है वो ऐसे डिपेंड करेगा R2/R1। अब हम इस वायर को कट कर देते हैं, जो हमारा वायर था उसको 2 पीसीज में, तो जो रेजिस्टेंस है वो भी उसका हाफ रह जाता है ओरिजिनल का। मान लीजिए हमारा ओरिजिनल जो रेजिस्टेंस था जो पहले था वो R1 था, तो अब कट करने के बाद जो R2 जो हमारा रेजिस्टेंस हो गया जिसकी हीट H2 है वो कितना हो गया R1/2। तो R1/2 इसमें रखते हैं तो H1/H2 इक्वल्स टू R1/2 अपॉन R1। तो R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा। तो हीट जनरेटेड हमारी कितनी आ गई, H1 तो हमारी जो हीट थी पहले वायर की थी, पहले जो हीट थी, लेकिन कट करने के बाद हमारी हीट कितनी होगी, जो हमारी जो रिजल्टेंट हीट हो गई है वो डबल हो गई है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 soap bubbles of radii R1 and R2 are connected by a tube where R1 is greater than R2। हमारे पास 2 soap bubbles हैं, उसमें जिनकी रेडियस में R1 जो है वो बड़ा है R2 से। तो हमारा जो एक्सेसिव प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला होता है कि P0 + 4S/R। मीन्स ये रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो हमारा एक्सेसिव प्रेशर होता है जो बबल के अंदर होता है। तो और ये S यहाँ पे सरफेस टेंशन है और R जो है बबल का रेडियस है और P0 जो है वो हमारा बाहर का जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो है। तो ये जो प्रेशर है, जो एक्सेसिव प्रेशर है, जो कि इनसाइड प्रेशर है बबल के अंदर, वो ज़्यादा होगा जिसका रेडियस कम होगा। तो हमारे R1 का रेडियस हमने देखा क्वेश्चन के अंदर कि R1 का रेडियस ग्रेटर देन R2 है। इट मीन्स जो प्रेशर होगा वो किसका ज़्यादा होगा, जिसका रेडियस कम है। तो जो बबल सेकंड है उसका जो प्रेशर होगा एक्सेसिव वो ज़्यादा होगा। मीन्स जो छोटा बबल होगा उसके अंदर ज़्यादा प्रेशर होगा। सिंपली ये देख सकते हैं आप, जिसकी रेडियस जो बड़ा होगा मीन्स जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उसके अंदर जो प्रेशर है वो कम होगा, और जो जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इन बबल्स को कनेक्ट करने पे हमें मिलता है कि जो एयर जो फ्लो करती है वो फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर इंटरचेंज होती है। सॉरी, इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, जो हमारा प्रेशर होता है वो आप ऐसे समझ लीजिए इनडायरेक्टली कि ये रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका जैसे हमारा जिसकी रेडियस ज़्यादा है मीन्स उसके अंदर कम प्रेशर होगा। तो जो हमारा बड़ा वाला जो है बबल, एयर बबल, उसके अंदर जो प्रेशर है वो थोड़ा कम रहेगा, और जो छोटा जो बबल है वो बड़ा होने की कोशिश करेगा, उसके अंदर ज़्यादा प्रेशर रहेगा। तो उनको जो कनेक्ट करते हैं, तो जो एयर जो फ्लो होती है
वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होती है, तो जो ये छोटे बबल से बड़े बबल की तरफ ये फ्लो होगी, जिससे कि और इन दोनों केसेस में तो यही दे रखा है कि बिगर टू, तो ये दोनों तो कोई केसेस हो ही नहीं सकते, तो इसमें फर्स्ट केस ही सही रहेगा। एयर फ्लोज फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर बबल, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइट रे इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू वन फेस ऑफ अ प्रिज्म एंड इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड एट ग्लास एयर इंटरफेस इफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 45 डिग्री, द एंगल एन इज गिवन बाय। इसके अंदर हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक कंडीशन होती है कि हमारी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हमारा जो सरफेस है उस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो हमारा जो प्रिज्म है उसमें जो उसका जो एंगल है जहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसका एंगल है 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, और रूट 1/√2 मीन्स 1/1/√2 मीन्स √2 ऊपर चला जाएगा। तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस केस में ग्रेटर देन √2 होना चाहिए, तो ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेस मैक्सिमा फॉर स्लिट सेपरेशन इज इक्वल्स टू द ट्वाइस द वेवलेंथ इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमारा जो मैक्सिमा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेस निकालने हैं हमें, जिसमें कि जो स्लिट सेपरेशन हमारी डी वो कितनी है, डबल है जो वेवलेंथ है हमारी उसकी। तो अब इस केस में हमको स्प्लिट सेपरेशंस निकालने हैं। तो देखिए हमारा फॉर्मूला लग जाएगा डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा मैक्सिमा के लिए, क्योंकि इंटरफेरेंस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तो यही होता है, लेकिन जो डिफ्रैक्शन है उसमें कितना होता है मैक्सिमा के लिए 2n+1/2 लैम्डा, उसमें उल्टा हो जाता है। तो ये इंटरफेरेंस के केस देख रहे हैं हम, तो हमें क्या दिया हुआ है कि जो डी है हमारी वो ट्वाइस ऑफ लैम्डा है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, हम अगर डी की जगह 2 लैम्डा रख देते हैं तो ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई n/2। साइन थीटा की वैल्यू हमारी n/2 आ गई मीन्स, और जब साइन थीटा है वो एंगल कहाँ से कहाँ वेरी करता है, मीन्स जो ये हमारा n/2 है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम -1 हो सकती है। तो इसकी हमारी 5 वैल्यूज़ मिलेंगी, और n कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, मीन्स हमें तो n की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ़ इंटरफेसेस, तो इसकी वैल्यू -2 से +1 वेरी करेगी। तो -2 से +1 में कितनी वैल्यूज़ होगी, 5 वैल्यूज़ होगी, -2 -1 0 1 2, तो हमें 5 वैल्यूज़ मिलेंगी n के लिए। तो इसके अंदर क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द थर्मिस्टर्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ, जो थर्मिस्टर्स होते हैं वो हमारे रजिस्टर्स होते हैं जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। मीन्स जो ये रजिस्टर्स जो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं वो उनका जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो लो टेम्परेचर पे हाई रहती है, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इनकी रेजिस्टिविटी लो हो जाती है। तो ये यूज़ होते हैं सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डीसी एमीटर। अल्टरनेटिंग करंट जो हम डीसी एमीटर में इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि जो हमारा जो डीसी है वो क्या मेज़र करता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, मींस डीसी के लिए तो हमारा एवरेज वैल्यू इसमें ये पॉजिटिव साइकिल रहती है, तो ये सब कुछ ये सब इसके लिए एवरेज वैल्यू इजीली मेजर कर लेगा। लेकिन जो एसी है, एसी करंट में ग्राफ कैसा रहता है, ऐसा, तो हाफ पॉजिटिव और हाफ इस साइकिल इसकी नेगेटिव रहती है। तो इसके अंदर अगर हम एवरेज वैल्यू ऑफ करंट देखें तो वो हमें ज़ीरो मिलती है, तो इसलिए हमारा जो डीसी है वो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट नहीं भी मेज़र कर पाता। तो हमारा इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर कंप्लीट साइकिल इज़ ज़ीरो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन, जो हमारी मोलर हीट कैपेसिटी है गैस की, वो नेचर ऑफ गैस और प्रोसेस बोथ पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, उसके लिए हमारी जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो क्या रहती है, जैसे हमारी ये मोलर हीट कैपेसिटी है C इंटू डेल्टा टी। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में जो डेल्टा क्यू होता है हमारा वो ज़ीरो हो जाता है, तो मोलर हीट कैपेसिटी इसके अंदर क्या होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस में ज़ीरो हो जाती है। और आइसोथर्मल प्रोसेस देखते हैं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा जो चेंज इन टेम्परेचर है वो ज़ीरो रहता है, मीन्स डेल्टा टी ज़ीरो रहता है। डेल्टा टी ज़ीरो रहता है, इट मीन्स कि हमारी जो, जैसे हम ये डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू सी आता है, तो हम अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो रखें तो हमें सी की वैल्यू क्या मिलेगी, डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू ज़ीरो। तो ये हमारी कितनी रहती है, इनफाइनाइट रह जाती है आइसोथर्मल के केस में। इसका मतलब ये डिपेंड करती है प्रोसेस कैसा है। साथ ही ये ऐसा भी डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ गैस, मींस गैस मोनोटॉमिक है कि डायटॉमिक है, तो ये गैस के नेचर पे भी डिपेंड करती है, मींस गामा पे डिपेंड करती है। गामा क्या होता है, सी पी अपॉन सी वी। तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन अल्टरनेटिंग करंट विद पीक वैल्यू 14 एम्पियर इज़ यूज टू हीट अ मेटल वायल। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ कांस्टेंट करंट आई रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम हीटिंग इफेक्ट। जो हमें कांस्टेंट करंट की वैल्यू चाहिए तो हम इसमें निकालेंगे पीक वैल्यू जो हमारी है इसके √2 के प्रोपोर्शनल, पीक वैल्यू अपॉन √2 ये हमारी RMS वैल्यू होती है। और जो हमारी कांस्टेंट करंट वैल्यू हो जाएगी इस केस में वो हो जाएगी 7 एम्पियर दे रखी है अपॉन √2। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, तो 7 √2 को अगर हम रैशनलाइज करते हैं ऊपर नीचे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 14√2, सॉरी 14√2 नहीं मिलेगी हमारी, अगर हम √2 का ऊपर नीचे रैशनलाइजेशन कर दें तो हमारी 7/2 √2 मिल जाएगी वैल्यू। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारी होती है 10 एम्पियर। तो ये इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू आइडेंटिफाई द वेदर द ट्रांजिस्टर इज़ वर्किंग और नॉट विद अ मल्टीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व द पर्पस। जो ट्रांजिस्टर है उसके अंदर जो केस होता है, जैसे ये हमारा मल्टीमीटर है, तो ट्रांजिस्टर के अंदर हमारे NPN होता है या फिर PNP होता है। तो जो N होता है वो हमेशा लो टर्मिनल, मीन्स लो पोटेंशियल पे कनेक्ट करना पड़ता है इसकी बैटरी, और जो हमारा P जो टर्मिनल है उसको हाई टर्मिनल पे, मीन्स जैसे ये एक रिवर्स होगा इसमें, ये केस एक फॉरवर्ड केस होगा, और जो हमारा जो बेस टर्मिनल है उसको हाई पे कनेक्ट करना पड़ता है। तो हमारा जो इसमें ये कॉमन टर्मिनल है ये तो हमेशा बेस पे कनेक्ट करते हैं, और जो ये दूसरा जो हमारा टर्मिनल है उसको हम एक बार यहाँ पे कनेक्ट करके देखेंगे और एक बार हम इस सर्किट में कनेक्ट करके देखेंगे। तो दोनों जो सर्किट हैं उनमें हमें जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो करंट फ्लो की मतलब कंटिन्यू वैल्यू मिलनी चाहिए। और अगर किसी में, अगर इसमें वैल्यू कंटिन्यू नहीं मिल रही, रेट में नहीं मिल रही है, इसका मतलब अगर दोनों में कंटिन्यू मिल रही है मीन्स अपना ट्रांजिस्टर जो है वो गुड ट्रांजिस्टर है। और दोनों में ही अगर हमें करंट फ्लो नहीं दिख रहा, मतलब जो ज़ीरो वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब भी हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो गुड ट्रांजिस्टर, वो अच्छे से वर्क करेगा। लेकिन अगर हमारा एक टर्मिनल पे वैल्यू मिल रही है कंटिन्यू करंट की और एक पे मिल नहीं रही है, तो इसका मतलब जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो हम ये तीनों कंडीशंस पढ़ लेते हैं। द कॉमन लीड ऑफ मल्टीमीटर इज़ कनेक्टेड टू बेस एंड अदर लीड इज़ टू कनेक्टेड टू फर्स्ट टू एमीटर एंड देन टू कलेक्टर। ये हमारा जो टर्मिनल होता है ये एमीटर होता है एक, और इसमें एक कलेक्टर होता है ये टर्मिनल, और ये होता है बेस टर्मिनल।
ये बेस और ये कलेक्टर। तो हमने क्या देखा, पहले हम एमीटर को ही कनेक्ट करते हैं, फिर बाद में इस कलेक्टर वाले टर्मिनल पे जाते हैं। कंटिन्यूटी शो करता है बोथ में, तब तो हमारा अच्छा ट्रांजिस्टर है। इन अबव ओनली वन कनेक्शन शोज़ द कंटिन्यूटी, मीन्स अगर एक ही कनेक्शन कंटिन्यूटी शो कर रहा हो तब हमारा ट्रांजिस्टर हमें पता चल जाता है कि नहीं काम कर रहा, और इसमें पता चल जाता है काम कर रहा है। और अगर कनेक्ट किया हुआ है दोनों में और फर्स्ट देन कलेक्टर में, तो नन ऑफ द कनेक्शन शोज़ कंटिन्यू, कोई भी इनमें से कनेक्टिविटी शो नहीं कर रहा, मीन्स तब भी हमारा ट्रांजिस्टर अच्छा काम कर रहा है। इसका मतलब हम तीनों ये जो स्टेटमेंट इससे पता लगा सकते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा, मीन्स फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट वेव रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इज़ यूज़, जो हमारी लॉन्ग डिस्टेंस जिसका लैम्डा बहुत ज़्यादा बड़ा है और शॉर्ट वेव्स होती हैं, वो किस में यूज़ होती हैं, आयनोस्फीयर जो वेव्स होती हैं वो होती हैं, वो जो हमारे मोबाइल फ़ोन और वगैरह में काम आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डिप इज़ टेकन टू द geomagnetic equator, the needle is allowed to move in a vertical plane perpendicular to the magnetic meridian, the needle will stay। इसके अंदर ये बोला गया है कि जैसे हम इसे हम डायग्राम से समझते हैं, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा जो मेरिडियन है ये जियोग्राफिक मेरिडियन है, मीन्स जहाँ जिससे अर्थ हमारी टिल्टेड है जितने डिग्री पे, और जो ये मेरिडियन है हमारा सीधा वाला, इसको मैं दूसरे कलर से शो करती हूँ। ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है वो हमारा ज्योग्राफिक मेरिडियन है, और ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है अर्थ का, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का। अब हम एंगल ऑफ डिप चेक करने के लिए जो हमारा जो नीडल होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इससे टिल्टेड पाइवोट रहता है, मतलब कि बंधा हुआ होता है। तो इसको हम अगर इक्वेटर पे रखते हैं तो इसकी जो नीडल है एकदम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसे इस मैग्नेटिक पोल जो है ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है इसके ऊपर रखते हैं कहीं भी, तो ये देख रहे हैं आप, इसकी जो डिप है मीन्स इसकी जो नीडल है वो एकदम वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगी, मीन्स इसकी जो ये एकदम शो करना शुरू कर देगा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अपने आप को अलाइन कर लेगा, मीन्स ये जो मैग्नेटिक नीडल है इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगी। और ये जो एंगल है जो ये इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ बनाती है, इसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप। तो आप समझ गए होंगे कि जो ये इक्वेटर है इस पर तो ये एकदम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगी, मीन्स एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। लेकिन जो ये मैग्नेटिक मेरिडियन में रखेंगे तो ये एकदम वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगी, मीन्स 90 डिग्री पे। तो हमारा जो ऑप्शन होगा इसमें, ये क्या बोल रहा है कि द नीडल इज़ अलाउड टू मूव इन अ वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, द नीडल विल स्टे, जो नीडल होगी वो वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगी, अपने आप को वर्टिकल डायरेक्शन में स्टे करने की कोशिश करें मैग्नेटिक मेरिडियन के आसपास। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन न्यूटन्स रिंग apparatus द सेंटर ऑफ द फ्रिंज फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्टेड रेज विल बी, जो हमारा सेंटर होता है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में वो होता है डार्क, और इसकी वजह ये होती है कि ये जैसे हमारा न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट है तो इसमें जो ग्लास प्लेट और ये जो लेंस है इसके बीच में जो थिकनेस है वो ज़ीरो होती है, मीन्स यहाँ पे कोई थिकनेस नहीं होती। और जो हमारा जो पार्ट डिफरेंस है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में, उसका फॉर्मूला होता है, जो हमारा पार्ट डिफरेंस होता है वो होता है 2μt प्लस माइनस λ/2। तो जब हमारी थिकनेस है ये ज़ीरो हो जाएगी तो हमारा जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, सॉरी ये प्लस होता है, तो हमारा जो पार्ट डिफरेंस है वो λ/2 हो जाएगा, मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो इसका मतलब क्या होगा, डार्क मीन्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा यहाँ पे, और हमें डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगी, जैसे ये न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर ये बीच में डार्क आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लूनेस ऑफ द स्काई और रेडनेस ऑफ द सनसेट आर ड्यू टू,
जो हमारी स्काई जो ब्लूनेस दिखती है और में, और जो सनसेट की वजह से जो रेडनेस दिखती है वो क्या होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल स्कैटर हो जाते हैं उनकी वजह से जो कलर जो सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है तो वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिफाई वेदर द ट्रांजिस्टर इज़ वर्किंग और नॉट द मल्टीमीटर विच इज़ सर्व्ड एज अ पर्पस। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, सॉरी रिपीटेशन हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज़ नेसेसरी टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। जो हमारा पोटेंशियोमीटर है उसमें एक कंडीशन होती है जो कि मस्ट होनी चाहिए। जब हम पोटेंशियोमीटर का सबसे पहले यूज़ ये होता है कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना कोई भी ईएमएफ, उसका इंटरनल ईएमएफ ऑफ अ बैटरी कैलकुलेट करने और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। और जो ईएमएफ है हमारी बैटरी उसका हमेशा ग्रेटर होना चाहिए जो हमारा सेल है उसकी ईएमएफ से। जैसे हम इसे एक डायग्राम से देखते हैं, ये है हमारा ईएमएफ ऑफ अ सेल जिसको हम कैलकुलेट करना है और इसके पैरेलल में एक शंट मींस रेजिस्टेंस लगाया जाता है और इसका जो ईएमएफ है जो हमारी बैटरी लगी है इसके ईएमएफ से हमेशा कम होना चाहिए। ये एक मस्ट कंडीशन है, नहीं तो हमें जो यहाँ पे कोई भी वो नहीं मिलेगा, नल पॉइंट। बाकी कंडीशंस पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी एंड नेगेटिव सेल शुड बी कनेक्टेड एट द सेम एंड ऑफ द वायर। नहीं, आप देख सकते हैं इसमें ये इस एंड से कनेक्ट है और ये वाला एंड डायरेक्टली इस एंड से कनेक्टेड है इस वायर की। लो रेजिस्टेंस इन सीरीज शुड बी कनेक्टेड टू द सेल। नहीं, रेजिस्टेंस जो है वो बहुत हाई होता है ये वाला कनेक्ट जो है, और जो ये रेजिस्टेंस है वो शंट रेजिस्टेंस है। हाई करंट शुड बी पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। नहीं, ये भी गलत है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइकलसन इंटरफेरोमीटर कैन बी यूज्ड फॉर। जो हमारा माइकलसन इंटरफेरोमीटर है वो उसका एक यूज़ तो यही है कि फाइंडिंग आउट द वेवलेंथ डिफरेंस बिटवीन द टू क्लोज वेवलेंथ्स, और बाकी 3 यूज़ और हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर माइकलसन इंटरफेरोमीटर पे क्वेश्चन आता है तो इसके यूजेस पे आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन ऑफ बाय यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट apparatus विद अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स। जो हमारी शेप होती है फ्रिंजेस की वो बनती है स्क्रीन पे, हाइपरबॉलिक शेप होती है वो। आप देख सकते हैं जैसे ये हमारा पार्ट डिफरेंस है और ये हमारी फ्रिंजेस हैं जो स्क्रीन पे बन रही हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं जहाँ पे मैक्सिमा मिल रहा है हमें इसमें। तो ये जो कर्व है ये कैसा है, ये हाइपरबोला को शो करता है। तो हमारी फ्रिंजेस होती हैं वो हाइपरबोलिक होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ रेस्ट मास एम नॉट मूविंग इन अ पोटेंशियल वी इज़। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो अगर किसी रेस्ट मास एम नॉट मीन्स यहाँ पे रिलेटिविस्टिक बात की हुई है, लेकिन यहाँ पे हम जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मास पे डिपेंड नहीं करेगी, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी। जो मास पे रेस्ट मास पे डिपेंड करेगी वो उसकी टोटल एनर्जी होगी जो कि mc² दी जाती है, और उसकी रेस्ट मास एनर्जी होती है m0c²। तो रिलेटिविस्टिक केस में भी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन के केस में जिसमें वोल्टेज पोटेंशियल v दे रखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट अ पॉइंट जस्ट आउटसाइड अ करंट कैरिंग कंडक्टर वायर। कोई करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, उसके आउटसाइड जो पॉइंट है वहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड तो प्रेजेंट रहता है, क्योंकि हम बायो-सावर्ट लॉ में देखते हैं कि हम यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर वायर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस पॉइंट पे वो ज़ीरो रहता है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और वो ज़ीरो इसलिए रहता है क्योंकि जो हमारा ये करंट है, जो मूविंग करंट कैरिंग, इसमें जो चार्ज नहीं होता कोई भी, क्योंकि ये न्यूट्रल, अगर इसमें करंट फ्लो करता है तो फिर है ना इसमें चार्ज का फ्लो रहता है, मींस कोई भी चार्ज इसमें फ्री नहीं रहता। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी चार्ज की प्रेजेंस से होता है, तो ये कंडक्टर इसमें करंट फ्लो करता रहता है तो ये न्यूट्रल रहता है।
इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्किंग ऑफ निकोल प्रिज्म इज़ बेस्ड ऑन। जो हमारा निकोल प्रिज्म है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम उसमें ऑप्टिक रे पास नहीं कर पाती और हमारी ई रे है वो पास कर लेती है, क्योंकि इसमें डबल रिफ्लेक्शन होता है। तो एक रे ऐसे ये ओ रे होती है जो कि रिफ्लेक्ट कर जाती है टोटली, और ये डबल रिफ्लेक्शन होता है, तो इसमें हम ब्राइफ्रिंजेंस बोलेंगे इस फिनोमेना को। तो ये ब्राइफ्रिंजेंस फिनोमेना होता है और इसे डबल रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। तो इसको इस टर्म में लिखा गया है, इसलिए इसको ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द आरएमएस वैल्यू ऑफ इंडक्टर ऑफ 2 हेनरी कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्टेज ऑफ आरएमएस वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी है। आपको पता होगा I=V/R होता है, और इंडक्टर के केस में जो इंडक्टेंस होती है मींस वो क्या होती है, ω/L होती है। तो जो रेजिस्टेंस होती है एक तरह का, ये मतलब ये इंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है ये इसके द्वारा दिया जाता है। तो ये XL की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। IRMS हमें दे रखा है, VRMS भी हमें वैल्यू दे रखी है, और हमें IRMS निकालना है, और ω/L की वैल्यू हमें दे रखी है। तो वो सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 220 वोल्ट्स दे रखे हैं हमें VRMS की वैल्यू, और ओमेगा दे रखा है 50 हर्ट्ज़, और L हमारा दे रखा है 2 हेनरी दे रखा है। तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। सॉरी, इसमें हमें पता है इसमें क्या करना है। ओमेगा हमें नहीं दे रखा, हमें दे रखी है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़। ओमेगा होती है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो होती है 2πf। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो IRMS जो हमारा आएगा वो आएगा 220 वोल्ट्स अपॉन 2πf × L। ये फॉर्मूला बनेगा हमारा, V/2πfL। 220 पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, क्योंकि हमें दिख रहा है ये कटेगा, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ रख दीजिए, और ये इंडक्टर की वैल्यू रख देते हैं। तो हमें क्या मिलता है अल्टीमेटली, जो हमारा आंसर आता है ये वैल्यूज़ कट के 7/20। तो जो 7/20 आ रहा है हमारा IRMS, वो कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 3.5। तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। पॉइंट के बाद ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होता, इन्होंने एक 3 डिजिट वैल्यू दिखाने के लिए शो कर रखा है। तो 0.350 एम्पियर हमारा करंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द I/θ रिलेशन इन अ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। जो हमारा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर जो वैल्यू होती है करंट की, वो पता है कैसे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है I=K tan θ, मीन्स tan θ के प्रोपोर्शनल होती है। और अगर हम इस K कोई भी कांस्टेंट है इसको 1 मान लें, तो हमारा जो थीटा है वो क्या होगा, tan इनवर्स I। तो इन ग्राफ्स में से जो tan इनवर्स का जो ग्राफ है वो बेस्ट रिप्रेजेंट मीन्स कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो हमारा tan इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ लगभग ऐसा होता है। तो ये होता है हमारा tan इनवर्स थीटा का ग्राफ। तो ये बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा थर्ड जो ग्राफ है वो। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। सो गाइज, आज के क्वेश्चन इतने ही थे, और अब यहाँ पे हमारे RPSC ACF के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। आज थोड़ा बहुत जल्दी में थे पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, तो आप देख लीजिएगा। और
लास्ट में मैं कहना चाहूँगी, अगर आपने फॉर्मूलेज़ अच्छे से कर रहे हैं तो भी आपके एग्ज़ाम में एक चीज़ गड़बड़ हो सकती है। ये है कि अगर आपने कांस्टेंट्स की वैल्यू याद नहीं की, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला आता है और आपको कांस्टेंट नहीं पता, जैसे एप्सिलॉन नॉट, जो भी आपने फॉर्मूले यूज़ किए हैं, मेन कांस्टेंट यही होते हैं: बोल्ट्ज़मान कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और आपके बोल्ट्ज़मान कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, ये बहुत मस्ट है, ये बहुत ज़रूर करके जाइए। और कप्पा की वैल्यू, अगर आपको न्यूमेरिकल्स में जल्दी करना है तो 9 × 10⁻⁹, और वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये सब वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। तो कांस्टेंट की वैल्यू ज़रूर पढ़ के जाएं। और जो प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स के इस टाइम पे, तो आपके इस टाइम पे जो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी चाहिए वो करनी चाहिए। आपको हर कोई न्यूमेरिकल नहीं उठाना चाहिए। आपको जो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी चाहिए वो आपके IIT JEE और जो मेंस नीट के जो क्वेश्चंस हैं ना, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चांसेस हैं। क्योंकि इसमें आपको हायर लेवल का नहीं पूछा गया है। इस पेपर में एनालिसिस करने पे यही पता चला है कि जो आपका हायर लेवल क्वेश्चन है वो बहुत कम पूछा गया है, और कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस आपके बनाए गए हैं वो IIT JEE और नीट और AIEEE के, जो पहले AIEEE हुआ करती थी, तो उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको उठा के यहाँ पे रखा गया है। और उनके अलावा IIT JEE, और अगर आपने 11th-12th की NCERT अच्छे से कर लिए तो आप IIT JEE और AIEEE, जो आपकी JEE मेंस है, और AIPMT, और इनके क्वेश्चंस ट्राई करें। और इसके साथ ही RPSC फर्स्ट ग्रेड के पेपर भी सॉल्व करके जाएं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। और चांसेस हैं कि इस बार आपके न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आएंगे और लेंदी क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके डिक्रीज़ हो गए हैं। पहले 200 क्वेश्चंस थे, अब आपके 120 क्वेश्चन कर दिए हैं, तो चांसेस हैं आपके न्यूमेरिकल्स लेंदी आ सकते हैं। तो आपकी कैलकुलेशन भी फ़ास्ट होनी चाहिए। वैसे तो ज़्यादा फास्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 घंटे का टाइम मिलेगा, इनफ है वो। पर बस इतना ही कहना चाहूँगी, और अच्छे से तैयारी करिए, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ा है उसे एकदम मस्त अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।